हमें कोरोना हुआ है, हमें तो मास्क मिल ही नहीं रहा, बाजार से मास्क आउट। जिनको नहीं ज़रूरत है वो लगा के अपना टांग के घूम रहे हैं मास्क। क्योंकि चीन के पास एक बड़ी मात्रा में विदेशी रिजर्व है, तो उसने उसको आर्थिक अवसर के रूप में भारत में अपनी पैठ भराने के लिए लिया है। शायद ये चीन की तरह ही रंग बदल रहा है। डिबेट होनी चाहिए और जनता के सामने ये बातें आनी चाहिए, और ये अच्छा लगा कि आप जैसे लोग ये डिबेट करा रहे हैं। देखिए, अमेरिका कभी हमारा दोस्त नहीं रहा है और अमेरिका हमारा ही नहीं, किसी का भी दोस्त नहीं है। रोजगार के जो आंकड़े होंगे वो अब कैसे होने वाले हैं? एक शब्द में बहुत बुरे होने वाले हैं। ज़्यादा गंभीर चुनौती है हमारे सामने। नमस्कार, ये रेडियो इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त भारत में कोरोना को लेकर के बड़ी गहमागहमी का माहौल है पूरे देश में। इस वायरस ने जिस तरह से तहलका मचाया हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा जो परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर के जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं उन सभी को। इसी विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज के टॉपिक्स में हम लोग ये निर्धारित करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से हमारी जो इकोनॉमी है वो कहाँ स्टैंड करती है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसमें क्या व्यवस्थाएँ हैं और कहाँ पर हम लोग स्टैंड करते हैं अभी। हमारा जो सबसे बड़ा टॉपिक होगा वो ये होगा कि वुहान सिटी से निकला हुआ ये वायरस क्या अमेरिका के द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार वाकई ये बायोलॉजिकल वायरस है या ये किसी तरह का रियल वायरस है। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मात्या इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राजेश भारती जी हमारे पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद शुक्ला जी हमारे इस पैनल में शामिल है। इसके अलावा आनंद शुक्ल जी हमारे पास हैं, और आप शिक्षाविद भी हैं और क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको नए अंकुरित प्रतिभाएं हैं उनको शिक्षा देने का कार्य करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा शुक्ला जी से है कि आखिर इस वायरस को लेकर के जब पूरे दुनिया में तहलका मचा हुआ है, इंडिया में इकोनॉमिक वे में क्या कंडीशन है और जो गरीबों की खस्ता हाल है, मजदूरों के खस्ता हाल है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, हर दौर में चुनौतियां होती हैं और सरकारें समय समय पर उनका विकल्प निकालती हैं। कोरोना भारत के लिए जिस तरह से महामारी है, सत्ताधारी पार्टी और उसके संगठन के लिए उससे बड़ा अवसर है। इन्होंने पूरी दुनिया से भीख मांग करके और यूएन से करोड़ों रुपया कर्ज लेकर के, लोगों से करोड़ों रुपए चंदा लेकर के सारा पैसा अमीरों के बट्टे खाते में डाल दिया। आम आदमी की हालत ये है, गरीब की हालत ये है, मजदूर की हालत ये है कि वो पुलिस से पिटने से बचने के लिए वो रेल की पटरियों पे आ रहा है, वहाँ चलते हुए मर रहा है, सड़कों पे आ रहा है, भूखों प्यासे मर रहा है। पुलिस उसकी पिटाई इतनी बुरी तरह से कर रही है कि पूरी तरह भारत को एक तरह से पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है। एक और जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, आर्थिक गलियारे को अगर देखें तो हमारे यहाँ अभी जो स्थिति है वो बड़ी नाजुक होती जा रही है। बहुत सारे लोग ऐसे, एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके पास 2 जून की रोटी जुटाने के लिए बहुत कम, अब कम क्या कहें, बिल्कुल है ही नहीं। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में अगर लॉकडाउन 4 भी कंटिन्यूस चलता है, ऐसे में क्या सोचते हैं, क्या ऐसे मजदूर सर्वाइव कर पाएंगे या उनका विकल्प क्या होगा? MSME स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में 85% प्लस मजदूर काम, और भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इन व्यवसाय को चलाने वाले, इन तरह के उत्पादन चलाने वाले जो उद्योग, छोटे छोटे मझोले उद्योग हैं, उनके पास इतना फंड नहीं होता, रिजर्व फंड, कि वो महीनों सैलरी दे सके। इसलिए ये बातें अब पूरे देश में सामने आ रही है कि उद्योगों ने, छोटे छोटे उद्योगों ने, मझोले उद्योगों ने ये मना कर दिया कि अब वो अप्रैल की सैलरी नहीं दे पाएगी, और बहुत सारे लोगों को सैलरी नहीं मिला। इसलिए रोटी की समस्या तो आएगी, क्योंकि लॉकडाउन, ये दुनिया में पहली बार लॉकडाउन का प्रयोग हुआ है। इससे पहले महामारी का एक पूरा इतिहास है कि इतिहास में ऐसे नोन बहुत सारे महामारी हैं जब मानवता ने उसका सामना बिना इस आधुनिक मेडिकल फैसिलिटी के, बिना लॉकडाउन के किया है, और दुनिया आगे निकली है, मानवता आगे निकला है। चीन ने लॉकडाउन किया और उससे ये पूरी दुनिया को ये मैसेज गया कि उसने नियंत्रित कर लिया है लॉकडाउन से इस कोरोना वायरस के फैलाव को, और उसको सारी दुनिया ने एक ये मान के कि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इससे निपट सकते हैं, और उसको जो है
बिना पूरी तैयारी के ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने लागू कर दिया। भारत में अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर संकट आएगा नहीं, आ चुका है। एक सवाल है, जैसे महामारी एकदम से आई, ऐसे में क्या हमारे पास वक्त था कि हम इसके लिए सोचते विचारते? देखिए, चीन में महामारी दिसंबर में आया और जनवरी में सारी दुनिया के सामने था। हमने जो पहला लॉकडाउन किया, जनता कर्फ्यू, वो 22 मार्च को किया है। तो हमारे सामने तो लगभग 3 महीने का समय था। हम उसकी तैयारी की 90 दिनों में इतनी बड़ी आपदा, जिस आपदा के लिए पूरे भारत को आपने बंद कर रखा है, इसकी तैयारी के लिए तो बहुत समय था। हमने उस समय को गंवाया है और वही कारण है कि अब एक से एक ट्रायल हम एरर कर रहे हैं। इस देश में जहाँ मेडिकल फैसिलिटी 70% मेडिकल फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, उसको हमने पूरी तरह बंद कर दिया। एक कोरोना पेशेंट अगर वहाँ सामने आया तो हॉस्पिटल सील, या डॉक्टर्स को जो है हमने क्वारंटाइन कर दिया। सारे डॉक्टर्स निजी प्रैक्टिस बंद कर घर में बैठे हैं। हमने 30% मेडिकल स्पेशलिटी सरकारी क्षेत्र के पास है, और उसके भरोसे इतने बड़े देश की इतनी बड़ी आपदा की लड़ाई हम लड़ ही नहीं सकते। और जिसका अब सामने आ रहा है कि आज राज्य के इस मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था का ये आलम है, आज इस मेडिकल कॉलेज में, चाहे मुंबई में जो देश की इकोनॉमिक कैपिटल है, वहाँ हॉस्पिटल्स का ये सीन कि जहाँ एक कोरोना का पेशेंट जिसका डेथ हो गया है, उसके बगल में जो है जो मरीजों को खाना दिया जाना, उसके पैकेट्स रखे हैं, गंदगी का ये आलम है। तो ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम देश चलाने की कोशिश करें, ऐसे चलेगा नहीं देश। तो एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि आने वाले वक्त में हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हेल्थ को बचा लें हम, दूसरा अपनी आर्थिक दशा को सुधार लें। ऐसी स्थिति में जबकि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है कि अगर आपको हुआ तो उससे बहुत ज़्यादा ख़तरा यह है कि कम्युनल इन्फेक्शन होगा, उससे आसपास के लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। ऐसे में क्या बचाया जाए? क्या सेहत ज़रूरी है या इकोनॉमी? इसमें जो अर्थव्यवस्था की बात है, बिना अर्थव्यवस्था के हम सेहत नहीं बचा सकते। अर्थव्यवस्था रहेगी तभी आपके पास हॉस्पिटल होंगे, डॉक्टरों को जरूरी सामान मिलेंगे, दवाइयाँ मिलेंगी, मरीजों का इलाज। स्वास्थ्य और इकोनॉमी दोनों जनता बचा ले तो हमने सरकार क्यों चुनी है? सबसे बड़ा सवाल ये है। जनता लॉकडाउन में भी परेशान हो, चलो कोई बात नहीं, जनता लॉकडाउन में परेशान हुई, 400 दिन आप लॉकडाउन कर दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि जो कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनके इलाज के लिए आपने क्या मुहैया कराया? क्या डॉक्टरों को किट मुहैया कराई? आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी लोगों को नहीं मुहैया करा रहे हैं। सिर्फ लॉकडाउन 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 के बहाने लोगों को डरा दीजिए ताकि वो आपका विरोध ना करें। आप जब चाहें तब पूंजीपतियों के 68,000 करोड़ कर्ज माफ़ कर दें, जब चाहें तब दवा के पैसे खा जाएं, जब चाहें तब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों से जो कोरोना इलाज की दवाइयाँ हैं वो भी आप वापस मंगवा करके अमेरिका भिजवा दें। यही चाहते हैं भाई, जनता कहाँ से करे? दूसरी चीज़, कोरोना के बारे में नॉर्मल सा फ्लू है। इवन A+ वायरस का इलाज भारत के PGI और तमाम मेडिकल कॉलेजों में है। कोरोना A+ से हल्का वायरस है, 14 दिन की इम्यूनिटी के बाद ये खुद ही वापस जा रहा है। तो अगर हम इस तरह के इलाज के और दूसरे व्यवस्थागत उपायों पर ध्यान देते तो हमारी इकोनॉमी भी सेफ रहती, शहर भी चलता रहता और लोग भी सुरक्षित रहते। हमने तो केवल कोरोना को एक राजनीतिक अवसर के रूप में भुनाने की कोशिश की। आप सत्ताधारी पार्टी और उसके संगठन को देखिए, कभी वो कोरोना का कम्युनल कैरेक्टर खींच के ला रहे हैं, कभी वो कोरोना के बहाने हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कभी वो कोरोना के बहाने ज़मीनें कब्जा रहे हैं, कभी वो कोरोना के बहाने सरकारें बनवा रहे हैं, कभी वो कोरोना के बहाने पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरठ का उदाहरण है, यहाँ मवाना में एक इंस्पेक्टर जाता है और पूरे बैंक कर्मियों को उठा लाता है थाने में। तर्क क्या देता है कि भाई तुम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हो। ये कोई तर्क हुआ? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बैंक का अंदर बैठा कर्मचारी कराएगा या तुम बाहर बैठ के सुरक्षा व्यवस्था देखोगे? SSP उतर करके वाहन चेकिंग कर रहा है, लोगों को बता दिया मास्क लगा के घूमो। मतलब ये पढ़े लिखों की मूर्खता मैं आपको बता रहा हूँ। DM SSP ने शायद आदेश कर दिया, पुलिस वाले सबका मास्क चेक कर रहे हैं। अब मास्क चेक करने का रिजल्ट क्या हुआ? जैसे हमें कोरोना हुआ है, हमें तो मास्क मिल ही नहीं रहा, बाजार से मास्क आउट। जिनको नहीं ज़रूरत है वो लगा के अपना टांग के घूम रहे हैं मास्क। तो हमने अनावश्यक भी पैनिक क्रिएट किया। एक और, जैसे अब लोग लगातार इस पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि कोरोना वायरस पर अमेरिका ने लगातार चीन पे ये आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से बायोलॉजिकल वायरस के रूप में बनाया गया है और इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में हो रहा है, और यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को कब्जाने के लिए चीन की एक बहुत ज़बरदस्त प्लान है। इस पर क्या सोचते हैं आप? जिस तरह से म्यूटेट कर रहा है बहुत तेज़ी से,
तो उनका कहना है एक्सपर्ट्स का कि इतना फास्ट म्यूटेशन जो है वो आर्टिफिशियल वायरस के साथ ही संभव है, जो माइनस टेम्परेचर, जहाँ रूस के अंदर माइनस टेम्परेचर है, जहाँ आज प्रत्येक दिन 10,000 केस आ रहे हैं, तो जहाँ 40 डिग्री का टेम्परेचर ईरान है वहाँ, और भारत, उत्तर भारत जहाँ 35+ टेम्परेचर वहाँ, तो एक साथ इतने सारे इन्वायरमेंट में वायरस का सर्वाइव करना इशारा तो करता है कि ये आर्टिफिशियल वायरस हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिकों ने अभी तक जो रिसर्च में निकाला है उसमें ये कहा है कि इसका जो रंग रूप, यानी जो एक सामान्य सी भाषा में कहें तो रंग रूप इसका जो बदलने का चलन है वो बहुत वेरियस है, बहुत तरीके से बदल रहा है। वैज्ञानिकों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वायरस की असली जो प्रकृति है वो क्या है। शायद ये चीन की तरह ही रंग बदल रहा है। त्रिनाथ, ये सवाल ऐसे है जैसे अभी कुछ दिनों पहले भारत में खबर छपी थी कि कोई चाकू लेकर के प्रधानमंत्री को मारने चला गया। अगर चाइना कोई वायरस बनाता जिससे इस तरह का इन्फेक्शन हो और इतनी अच्छी म्यूटेशन क्वालिटी हो तो एटलीस्ट वो A+ का वायरस होता, 14 दिन जिंदा रखने वाला वायरस नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है। और अमेरिका इसके पहले भी जैविक हथियार का आरोप लगा करके कई मुल्कों को तबाह कर चुका है, उसके पास उसका कोई आज तक सबूत नहीं है। चाइना का इस पे जो मतलब जो दुनिया इस पे चाइना को आरोप लगा रही है उसमें बहुत सारे तर्क की भी बातें हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इटली में बहुत बड़ी महामारी होती है तो रिजल्ट क्या है कि वुहान शहर से ये वायरस आता है और मिलान के लिए रेगुलर 3 फ्लाइट्स जो है रेगुलर हैं वुहान टू इटली के मिलान शहर के लिए। तो ऐसे में इटली में इसका एक बड़ा प्रकोप सामने आया। तो इस वजह से भी अमेरिका या चाहे और भी जो देश ये लगा रहे हैं आरोप कि चाइना से बना हुआ है, तो ये एक तरीके से माना भी जा सकता है। लेकिन जो चीन की राजधानी के नज़दीक जैसे शंघाई प्रांत है चीन का, वो बहुत नज़दीक है इटली से, तो बहुत एटलीस्ट निकट है, उसमें क्यों नहीं हुआ फिर? भारत में केरल और गुजरात उदाहरण है ना। केरल में इन्वायरमेंटल कंडीशन वुहान जैसी है, केरल सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, केरल कंट्रोल कर लेता है। अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा कम चांसेस थे, लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद से वहाँ हुआ, अब तक कंट्रोल नहीं हो रहा। वो दिल्ली और केरल से डॉक्टर मांगते फिर रहे हैं। तो कल गुजरात में अगर कंडीशन ख़राब होती है तो ये कहना कि वायरस केरल ने भेज दिया, ये कुतर्क है। अभी तक जो सबसे बड़ी खबर ये है कि दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद, ये तीनों शहर पूरे देश के 42% कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं अभी तक। ये जो आंकड़े हैं ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकार के ही द्वारा जारी किए गए हैं। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन 3 शहरों को ही ज़्यादातर टारगेट क्यों किया गया है। चलो इन बातों को थोड़ा सा दरकिनार करते हैं, हम आते हैं इकोनॉमी पर, कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल चरमरा सी गई है। अब आने वाले समय में इन कंपैरिजन टू अमेरिका, चूँकि अमेरिका हमारा दोस्त भी है इस वक्त में, और शायद वो हमारी ज़्यादा मदद भी कर रहा है, तो ऐसे में क्या मानते हैं अब क्या स्थिति आने वाली है इकोनॉमी की? अमेरिका कभी हमारा दोस्त नहीं रहा है और अमेरिका हमारा ही नहीं किसी का भी दोस्त नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बिजनेस इंटरेस्ट सेम है। जहां उनके सेम बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, दोनों मिलकर के इराक पे बमबारी करते हैं, बाकी वो सांप और छछुंदर की तरह लड़ते रहते हैं। भारत में गवर्नमेंट ने MSME के थ्रू जो है FDI लाने की कोशिश की है। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स कितना भारत में आएंगे, ये लॉकडाउन के बाद तस्वीर साफ है। बड़े इकोनॉमिक बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी सरकार को। आगे आके जो हमारे पास 400 अरब डॉलर से अधिक का रिजर्व है, उससे एक बड़ा फंड इस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। अन्यथा हम अर्थव्यवस्था का अगले कुछ सालों तक जो है, जो वर्तमान हमारी इकोनॉमी 2.9 ट्रिलियन की थी, उस स्तर को भी शायद हमें अचीव करने के लिए अगले कुछ साल खर्च। अभी जैसे बात हो रही थी MSME के प्रोजेक्ट, चूँकि अमेरिका जिस तरह से चिल्ला रहा है और चाइना का मार्केट जिस तरह से बाइकाट करने की अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तैयारी है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि साउथ एशिया में चाइना बैलेंस ऑफ पावर ना बन जाए। तो यह भारत नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की ज़रूरत है कि भारत को मजबूत प्रोडक्शन यूनिट के रूप में डेवलप करें, जिससे न केवल वो अपने यहाँ की ज़रूरतों का सामान यहाँ से ले जाएं, बल्कि अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर बनाएं। MSME के प्रोजेक्ट में अगर 7% का फ़ायदा भारत का है तो 93% के फ़ायदे पर FDI की कंपनियां काम कर रही हैं। एक मेरा मानना यह है कि अभी पिछले दिनों जैसे हम लोग लगातार रिसर्च कर रहे हैं अब इन चीज़ों को लेकर के, तो हमें जो सबसे बड़ा मुद्दा ये सामने आया था कि जो 18 इंडिया के स्टार्टअप्स हैं उसमें चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है।
इसके अलावा जो हमारी HDFC की होम लोन फाइनेंस की कंपनी है उसमें 1.3% समथिंग उसने चाइना ने डायरेक्ट निवेश कर दिया लॉकडाउन के दौरान। जैसे ही लॉकडाउन हुआ कोरोना वायरस के संक्रमण काल के दौरान, ऐसे में इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि हम चाइना और उससे सटे हुए अपने और पड़ोसी ऐसे देश जहां पर चाइना डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है, FDI निवेश पर पाबंदी लगा दी, सरकार की मंजूरी ज़रूरी कर दी। तो ऐसे में आपको क्या लगता नहीं कि ये चाइना की ज़रूर चाल हो सकती है? आर्थिक रूप से जो है चाइना की ये चाल, वो तो वही थ्योरी है कि कोरोना चाइना ने फैलाया ताकि वो दुनिया के बाज़ार पे कब्जा कर सके, लेकिन बाज़ारों को जो नुकसान हो चुका है, चाइना अंततः देखिए अगर कोई भी उत्पादन करने वाला प्रोडक्शन सेंटर है तो उसे पीस चाहिए, शांति चाहिए, तभी उसके प्रोडक्ट बिकेंगे। तो पूरी दुनिया में जो अव्यवस्था आई है और जिस तरह से आर्थिक गिरावट है उसमें चाइना के बाज़ार को अपने आप ही खतरा उत्पन्न हो गया है। रही बात चाइना का FDI करना, तो वो तो चाइना क्योंकि जिन पे धन होता है, जब माल बाज़ार में सस्ता होगा तो खरीदते हैं, क्योंकि चीन के पास एक बड़ी मात्रा में विदेशी रिजर्व है, तो उसने उसको आर्थिक अवसर के रूप में भारत में अपनी पैठ भराने के लिए लिया है। और ये कि सारी दुनिया में से निवेश भारत में आने कहा जाता है कि तो जो जियोपॉलिटिकल एंगल है, एक जियोपॉलिटिकल एंगल ये कहता है कि अगर चाइना को जो है कंट्रोल करना है एशिया में, या एशिया का सुपर पावर बनने से या विश्व शक्ति बनने से रोकना है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन ये देश की सरकारें सोचती है ऐसा, पूंजी वहीं जाता है, मनी मेक्स मनी की सिंपल थ्योरी है कि पैसा पैसा बनाने के लिए जाता है। तो उसके लिए भारत में अभी माहौल उचित नहीं है, इसीलिए बड़ी मात्रा में आएगा और अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव सकारात्मक हो जाएगा, ये नहीं है। हाँ, चीन के लिए वो अवसर दूसरे रूप में बन रहा है कि जो दुनिया में जहां आर्थिक गिरावट आई है, शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गए हैं, तो सस्ते शेयर चाइना खरीद रहा है। उस दौरान अब एक और जो चीज़ है वो हम जैसे युवाओं के लिए भी है, जो युवा हमें देख रहे हैं उनके लिए भी है, रोज़गार की बहुत बड़ी कमी है। पिछले दिनों से लगातार ये कहा जा रहा है कि रोज़गार में वैसे भी हमारे इंडिया में जो हालात थे वो बहुत बुरे थे और ख़राब थे, और हम जैसे युवाओं को बहुत सड़कों पे धक्का खाना पड़ता है। चूँकि ये मैं पिछले 7 वर्षों से लगातार देख रहा हूँ और लगातार उसका एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, यूँ कहें तो हमें ज़्यादा उसका बुरा भी लगता है और अफसोस भी होता है। क्या मानते हैं आपके रोज़गार के जो आंकड़े होंगे वो अब कैसे होने वाले हैं? एक शब्द में बहुत बुरे होने वाले हैं। अर्थव्यवस्था डूब रही है, ना तो इस पर सत्ता पक्ष का फोकस है, ना विपक्ष का, और ना तो मीडिया का। मीडिया सिर्फ कम्युनल बनाने में लगी है, सत्ता पक्ष कम्युनल बनाने में लगा है, तो यहाँ भी रोज़गार पे कोई बात नहीं कर रहा है, और जनता इसमें जो है न चाह रही है अभी इस पे कोई बात हो। रोजगार की स्थिति तो निश्चित रूप से नौकरियां, नए नौकरियों के सृजन का सवाल जहाँ तक है वो तो अभी संभव नहीं है। अब अगले कुछ माने सालों तक लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी, उनका जीवन कैसे जीवन बसर होगा, आज इसकी चिंता हमें करनी है। नए रोजगार का सृजन तो संभव नहीं है, जो रोजगार हैं वो ना जाएं, लोगों को बेरोजगार ना होना पड़े। आज ये ज़्यादा गंभीर चुनौती है हमारे सामने कि उनके रोजगार को कैसे बना के रखा जाए। यूपी के सीएम ने आज ही घोषणा की है कि जो लघु मध्यम उद्योग हैं उनको लोन देगी बैंक, और तमाम तरह के रोजगार सृजन होंगे, और जो मध्यम उद्योग करने वाले लोग हैं वो किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किए जाएंगे, और रोजगार मेला लगेगा। तो क्यों आप कह रहे हैं कि नहीं, रोजगार सृजन नहीं? देखिए, बैंक व्यवसाय कर रहा है, बैंक जो है सामाजिक भूमिका बैंक निभाता है, सरकारी बैंक, लेकिन एक सीमा तक अंततः, क्योंकि वो जो बैंकों के पास पैसा है वो निवेशकों का पैसा, आम आदमी का पैसा है, और निवेशकों को बैंकों को लाभ के साथ रिटर्न देना है। तो बैंक अभी MSE या किसी औद्योगिक गतिविधि को आसानी से जो है आर्थिक मदद या लोन की फैसिलिटी देने नहीं जा रही है, क्योंकि बैंकों के जो पुराने लोन हैं उनके EMI नहीं आ रहे हैं। तो बैंक तो RBI में ही पैसा रख के जो है रिटर्न लेगी। सरकार की कोशिश हो, लेकिन बैंक की व्यवस्था अपनी अलग तरह से चलती है। उनको जो है निवेश करना है, उससे लाभ अर्जित करना है, और फिर निवेश को जो बैंकों में निवेश कर रखा है उन्हें लाभ देना है। अभी वो अर्थव्यवस्था उसके लिए परमिट नहीं कर रहा है, इसलिए निश्चित रूप से, क्योंकि और अब क्योंकि आज जो सरकारी बैंक हैं उनके सामने भारत में प्राइवेट बैंक के साथ उन्हें कंपटीशन करना पड़ रहा है। तो यदि सरकारी बैंकों को इसमें टिके रहना है तो जो बाजार की शर्तें हैं, लाभ कमाओ, निवेश करो, उन शर्तों के तहत वो दे नहीं पाएंगे। यूपी में क्या इस समय देश की कैबिनेट में
ज़्यादातर ऐसे महानुभाव लोग बैठे हैं कि कब क्या बोल जाएंगे उनको खुद नहीं पता रहता। स्वास्थ्य मंत्री वित्त पे बोल जाएगा, वित्त वाला रक्षा पे बोल जाएगा, रक्षा वाला जो है प्रधानमंत्री के विदेश नीति पे बोल जाएगा। तो यूपी के सीएम साहब का भी कुछ वही हाल है। इस समय 98% जो छोटे और मझोले उद्योग हैं वो बैंकों की किस्त न जाने से तबाह हैं। उनके पास न्यूनतम रनिंग कास्ट नहीं बची है। वो 2 महीने तक अपने मजदूरों को आधा वेतन दे करके रोक नहीं सकते कि भाई 2 महीने बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो तुम हमारा काम शुरू करना। मार्केट पिटा है, सीएम साहब ने कह दिया लोन देंगे। किस आधार पर लोन दे दोगे भैया?